सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद राज नायडू, शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला महात्मा गांधी वार्ड। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को कार्बनिक रसायन बहुत कठिन लगता है और पूरी साल बीत जाती है, पूरी कक्षाएं खत्म हो जाती है, परंतु बच्चों को कार्बनिक रसायन समझ में नहीं आता। इसके पीछे कारण ये है कि हम कभी भी बेसिक को ध्यान नहीं देते। हम बेसिक को अगर ध्यान दें, बेसिक को अगर हम समझ जाएं तो हमारे लिए कार्बनिक रसायन बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको कार्बनिक रसायन बहुत आसान लगने लगेगा और आप बहुत सारे समीकरणों को, बहुत सारे सिद्धांतों को कार्बनिक रसायन की आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कार्बनिक रसायन में हमको मुख्य रूप से कौन कौन से तत्वों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो आप जो है कार्बनिक रसायन की किताब खोलेंगे और कार्बनिक रसायन में आप देखेंगे कि सबसे अधिक बार, क्योंकि कार्बनिक रसायन है, कार्बन तत्व का प्रयोग होगा, उसके बाद हाइड्रोजन का प्रयोग होगा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और हेलोजन। इन तत्वों का प्रयोग से ही कार्बनिक रसायन जो है वो का बहुत सारा भाग जो है, कार्बनिक रसायन का बहुत सारा पोर्शन इन तत्वों पर ही आधारित है। इन तत्वों और इन तत्वों से बने हुए यौगिकों पर ही आधारित है। अगर हम इन पांचों तत्वों के जो तत्व दिख रहे हैं, इन सभी तत्वों के मूलभूत अवधारणाओं को जान जाए, मूलभूत बेसिक चीजों को जान जाए, तो मैं समझता हूं कि हर बच्चे को कार्बनिक रसायन बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए हम देखते हैं कार्बन, जिससे आप बहुत भली भांति परिचित है। कार्बन है ना, कार्बन जो है, कार्बन के बारे में कुछ मूलभूत बातों को जानने का प्रयास करें। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें 1s2 2s2 2p2, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, उसी प्रकार हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन को देखें कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देख सकते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हम देखें कि इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ये बंध बनाएंगे और दूसरे तत्वों से जुड़कर यौगिक का निर्माण करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इनकी संयोजकता। हर तत्वों की अपनी एक संयोजकता होती है। उस संयोजकता के आधार पर ही तत्व दूसरे तत्वों से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और चारों के चारों कैसे हैं? अयुग्मित हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4। यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी, संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4। तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 1, क्योंकि है ना, और आपने देखा होगा हाइड्रोजन हमेशा एक बंध के साथ ही जुड़ता है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3, लेकिन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं, परंतु उसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़े के रूप में है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का युग्म है, मतलब 2, एक युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। उसी प्रकार हम ऑक्सीजन की तरफ जाएं, ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जो आपस में जोड़ी के रूप में है। तो संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। यहां तक क्लियर है ना? ये हो गया बात। आगे हम बढ़े। अब संयोजकता के आधार पर ही जो ये तत्व है आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद एक दूसरे से जुड़ने के बाद यौगिक का निर्माण करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि कार्बनिक रसायन में कौन कौन से मुख्य यौगिक होते हैं और कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीथेन। ये मीथेन है ना, तो मीथेन के बारे में हम जान जाए। मीथेन में आप देख रहे हैं एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है। तो जो कम होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। ठीक है ना? तो हम अब देखें कि ये मीथेन का निर्माण कैसे होता है ना। मीथेन का जो केंद्रीय परमाणु है वो कार्बन है ना, और हमने अभी ऊपर पढ़ा है कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 है। तो 4 है मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन कितनी संयोजकता होती है? 1। तो 4 हाइड्रोजन, 4 जगह जुड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? 4। तो चलिए, एक हाइड्रोजन का 1, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये मैंने यहाँ तीसरा लिख दिया, ये चौथा, इनको हम जोड़ दें। इस प्रकार से मीथेन का निर्माण होता है। अब आप गिनेंगे कि इसका अष्टक भी पूरा हो चुका है। क्लियर है? इस प्रकार मीथेन का निर्माण
होता है। दूसरी बात हम देखें C2H6 जिसको एथेन के नाम से जाना जाता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन करके जो हाइड्रोकार्बनों की जो श्रृंखला है उनके नाम आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, सेकंड है एथेन। एथेन में आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या 2 हो गई है ना, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है 6। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ये इसलिए संभव हुआ कि कार्बन का एक महत्वपूर्ण गुण है कि कार्बन और कार्बन जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। कार्बन के इस गुण को हम श्रृंखलन का नाम देते हैं, श्रृंखलन के नाम से हम पहचानते हैं, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कार्बन की संख्या कितने थे, शुरू से बता देता हूं इसको, 4। दूसरे कार्बन का भी कितना होगा 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3 इसमें, और 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया इस कार्बन से। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसका एक संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन खाली, इसका ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। ठीक है, श्रृंखलन का गुण इसलिए कार्बन में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि C2H6 का निर्माण यहां पर हुआ है। ठीक, दूसरी बात हम देखें, अगला उदाहरण है C2H2। ठीक है ना। तो इसको अपन देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या तो 2 है, परंतु हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो गई है, कम होती चली जा रही है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसको देखें। इसमें कार्बन और कार्बन ये दोनों के दोनों को पहले अपन देखें, दोनों की संयोजकता कितनी है 4। इस कार्बन का भी कितना होगा 4, इन दोनों को जोड़ दिया अपन। यहां तक क्लियर है। कितने हाइड्रोजन है 2, इसके हिस्से में कितना आएगा 1, इसके हिस्से में कितना आएगा 1, ये हो गया। ठीक है, अब अपन देखें फिर भी इनके जो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के बचे हुए हैं भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे 1 और 2। इस प्रकार आप देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध बन गए 3। तो C2H6 में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध होता है 3 बंध। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। आगे आपको बताऊंगा मैं कि किसको एल्केन बोलते हैं, किसको एल्कीन बोलते हैं और किसको एल्काइन बोलते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। एक और देखिए श्रृंखलन के गुण के आधार पे या यौगिकीकरण का जो गुण होता है कार्बन का, उसको अपन देखें, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं आपस में। ठीक है, तो कार्बन 1, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3 इसके साथ 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और इसके साथ 4, ये हो गया। तो पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, जोड़ दीजिए, ये 1, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। क्लियर है। दूसरे कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, ये 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। क्लियर है। तीसरे कार्बन में फिर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। इस प्रकार हम देखें कि CH3 CH2 CH3 का निर्माण हुआ है ना। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से कार्बनिक रसायन में कार्बन अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिक का निर्माण या हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे, तो मैं आपको जो है उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये हेलोजन है ना। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हेलोजन का मतलब होता है समूह 17 के तत्व, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, इनका जो बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ठीक है, जिसमें से 3 जो है युग्म के रूप में रहते हैं और 1 अयुग्मित रहता है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया है ना। तो ये हेलोजन है। तो आप देखो, आप कार्बनिक रसायन की किताब के कोई भी पार्ट को खोल कर देख लीजिए, आप पाएंगे कि कार्बन या तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, या कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़े हैं, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, या कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन आपस में जुड़े हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कार्बनिक रसायन को समझना है सरल तरीके से और उसको किस प्रकार से सरल किया जाए, उसके लिए आपको इन बेसिक चीजों को जानना अति आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि आज की क्लास में आप लोग इन सभी चीजों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और शाम को मैं ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगा। आज शाम को 6 बजे आप लोगों की क्लास होगी, 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होगी। उस क्लास में आप लोगों जो है इससे संबंधित मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं उनके जवाब आप लोगों को दूंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। इसको समझिए, अगली कक्षा में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन और उनके नामकरण के बारे में। ठीक है, तो आज की कक्षा यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।